लेकिन तेरी बात सही है, वह मेरे रास्ते का कांटा बन सकता है। और खुशखबरी यह है कि वह खुद हमारे जाल में आ रहा है। मीना ने अभी फ़ोन किया था, उसका ऑफिस यहीं सुरक्षा विभाग में शिफ्ट हो रहा है। अरे वाह, ये तो बकरे की अम्मा खुद कसाई के पास आ गई। अब जब वो तुम्हारे अंडर काम करेगा तो तुम जो चाहो उसके साथ कर सकते हो। यमराज खुशी से उछल पड़ा, उसने मुट्ठी भींची और शैतानी हंसी हंसी। अब मैं उसके सारे दांत तोड़ दूंगा। जब आर्यन और एचआर मैनेजर मीना सुरक्षा विभाग पहुंचे तो सिक्योरिटी मैनेजर सूर्यभान ने पहले से ही जाल बिछा रखा था। जैसे ही आर्यन ने कदम रखा, उसे एक अजीब से तनाव और दुश्मनी वाली नजरों का एहसास हुआ। उसके मन में एक ख्याल आया, मीना सही कह रही थी, ये लोग उससे निपटने की तैयारी में हैं। हालांकि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर उन्होंने उसे छेड़ा नहीं तो ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने सचमुच उसे उकसाया तो उनका अंजाम बुरा होगा। पाताल लोक का राजा होने के नाते क्या वह अपने साथ ऐसा अन्याय होने देगा? मैनेजर सूर्यभान, यह आर्यन है, सानिया मैडम का नया बॉडीगार्ड। मीना ने परिचय कराया। आर्यन, ये हमारे सुरक्षा विभाग के मैनेजर मिस्टर सूर्यभान हैं। हे, मीना जी खुद इसे छोड़ने आई हैं, ये देखकर मुझे थोड़ी हैरानी हो रही है। सूर्यभान ने आर्यन को पूरी तरह अनदेखा करते हुए एक बनावटी और कुटिल मुस्कान के साथ कहा, आप गलत समझ रहे हैं, मैं इसे अपनी मर्जी से नहीं लाई, सानिया मैडम ने मुझे खास निर्देश दिया था। मीना ने शांति से सच्चाई बता दी। ओह, सूर्यभान थोड़ा चौंक गया। सानिया ने खुद निर्देश दिया? क्या इसका मतलब यह है कि सानिया इस लड़के से बहुत खुश है? अगर ऐसा है तो इसे यहाँ टिकने नहीं दिया जा सकता। मैनेजर सूर्यभान, क्या यहाँ 2 खाली ऑफिस हैं? मीना ने आर्यन के लिए जगह ढूंढते हुए पूछा। हाँ है न, देख लो, जो पसंद आए चुन लो। ये वाला बहुत बढ़िया लग रहा है। आर्यन ने सामने वाले एक बड़े और शानदार केबिन की ओर इशारा करते हुए कहा। मुझे ये पसंद है, जगह भी बड़ी है और खिड़की का नज़ारा भी अच्छा है। मीना का मुंह खुला रह गया। अरे भाई, तुम्हें इशारा करना भी आता है तो सीधे शेर की मान की तरफ। ये सूर्यभान का ऑफिस है। सूर्यभान का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। ये लड़का अभी अभी आया है और पहले ही दिन उसका ऑफिस हथियाने की सोच रहा है। क्या हुआ, क्या इसमें कोई पहले से बैठा है? आर्यन ने जानबूझकर अनजान बनते हुए पूछा। ये मैनेजर सूर्यभान का ऑफिस है। वो सामने वाले दोनों खाली हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। मीना ने बात संभालने की कोशिश की। मैनेजर मीना, आप बहुत व्यस्त रहती हैं, आप जाइए, मैं इसे देख लूंगा। आर्यन कुछ बोलता उससे पहले ही सूर्यभान ने मीना को रोकने की कोशिश की। चूंकि मैडम ने निर्देश दिया है तो मैं खुद इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। मीना थोड़ी असहज होकर हिचकिचाई। उसे पता था कि सूर्यभान के मन में क्या चल रहा है। दीदी, आप जाइए और अपना काम कीजिए, आर्यन ने मीना को आश्वस्त किया। मैनेजर साहब बहुत जोशीले लग रहे हैं, ये मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। ठीक है, आर्यन का आत्मविश्वास देखकर मीना ने सिर हिलाया। अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे कॉल कर देना। जरूर। आर्यन मुस्कुराया और मीना को जाते हुए देखा। तो तुम आर्यन हो, मैंने सुना है कि तुम लड़ाई झगड़े में बहुत माहिर हो। मीना के जाते ही सूर्यभान के चेहरे से वह नकली मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह एक ठंडी और खतरनाक नजर ने ले ली। बुरा नहीं हूं, आर्यन ने लापरवाही से सिर हिलाया। कितने माहिर हो? सूर्यभान ने आर्यन को घूरा, उसकी आंखों में लड़ाई की उत्तेजना थी। तुम जैसों के लिए 4-5 को तो एक हाथ से निपटा सकता हूं। आर्यन ने सूर्यभान की चुनौतियों का जवाब अपनी चिरपरिचित मुस्कान से दिया। तुम? सूर्यभान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये लड़का बहुत ज्यादा घमंडी था। अबे ओए, जुबान संभाल के। तेरी हिम्मत कैसे हुई भाई से ऐसे बात करने की? कई हटे कट्टे सुरक्षा गार्ड अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए और गालियां देने लगे। क्या हुआ, सच कड़वा लगा? आर्यन की मुस्कान और चौड़ी हो गई। ओ माफ करना, मैं पूरी बात बताना भूल गया। मेरा मतलब था, तुम जैसे 4-5 लोगों के खिलाफ मेरा एक हाथ ही काफी है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सूर्यभान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा। आर्यन, भले ही तुम मैडम के बॉडीगार्ड बन गए हो, लेकिन सुरक्षा विभाग के मैनेजर के तौर पर मेरा ये फर्ज है कि मैं तुम्हारी काबिलियत का टेस्ट लूं। उसे आर्यन को पीटने का कोई सरकारी बहाना चाहिए था, वरना वह सानिया को क्या जवाब देगा? अरे बस करो यह नाटक। तुम अपने भाई का बदला लेने के लिए मुझे पीटना चाहते हो, है ना? इतने बहाने क्यों बना रहे हो? आर्यन ने मजे लेते हुए कहा। सीधे बोलो कि 2-2 हाथ करने हैं, मैं तैयार हूं। भैया, देख रहे हो ये लड़का कितना हवा में उड़ रहा है? बगल वाले ऑफिस में छिपा यमराज अब खुद को रोक नहीं पाया और बाहर कूद पड़ा। ओह, तो तुम यहाँ हो यमराज भाई? आर्यन ने उसके सूजे हुए चेहरे को देखा, जो अब किसी गुब्बारे जैसा लग रहा था, और उसकी हंसी छूट गई। साले, आज मैं तेरे बाकी बचे दांत भी तोड़ दूंगा। यमराज ने अपना रबर का डंडा उठाया और आर्यन पर झपटा। रुको, सब्र करो। सूर्यभान ने उसे रोका और आर्यन को घूरा। आर्यन, तुम्हें बहुत कुछ पता है ना? क्या मीना ने तुम्हें बताया? तुम्हारा और मीना का क्या चक्कर है? क्या हुआ, बस इतनी ही हिम्मत है? सिर्फ इसलिए कि मेरा मीना के साथ कोई कनेक्शन है तुम डर गए? अगर मैं कह दूं कि मेरा कनेक्शन सीधे सानिया मैडम से है तो क्या तुम मेरे पैरों में गिरकर मुझे बाबूजी कहोगे?
आर्यन ठहाका मारकर हंसा। आर्यन की बातें सुनकर हमेशा चालाकी से काम लेने वाला सूर्यभान भी अपना आपा खो बैठा। उसके माथे की नसें तन गईं। आर्यन, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता? अगर मैंने तुम्हें यहाँ तोड़ भी दिया तो मैडम को यही लगेगा कि तुम बस बातें बनाना जानते हो, लड़ना नहीं। भाषण देना बंद करो। तुम लोग एक एक करके आओगे या झुंड में? आर्यन ने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाई। वैसे तुम्हारा ये केबिन वाकई बहुत शानदार है, अब से यह मेरा हुआ। हे, अगर तुम जीत गए तो मैं खुद ये केबिन तुम्हें दे दूंगा। सूर्यभान ने ताना मारा और जिम की तरफ चल दिया। अगर माँ का दूध पिया है तो मेरे पीछे आओ। शर्त लगाने की जरूरत नहीं है। अगले ही पल तुम अस्पताल में होगे तो वैसे भी तुम्हें इस ऑफिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर्यन सीटी बजाते हुए उसके पीछे चल दिया। कुछ और सुरक्षा गार्ड भी उनके पीछे हो लिए। वे सभी सूर्यभान के चमचे थे और उन्हें इशारा मिल चुका था कि आज आर्यन को स्ट्रेचर पर ही बाहर भेजना है। पास के जिम हॉल में पहुंचकर सूर्यभान रुका। सुन ले, अगर तुम हार गए तो अपनी मर्जी से कंपनी छोड़कर दफा हो जाना। मंजूर है। आर्यन ने सिर हिलाया और अपनी उंगली से इशारा किया। आ जाओ, सब मिलकर मारो साले को, इसके हाथ पैर तोड़ दो। सूर्यभान ने अब और वक्त बर्बाद नहीं किया और हमला करने का आदेश दिया। आधे दर्जन सुरक्षा गार्ड जो पहले से ही खुन्नस खाए बैठे थे, जानवरों की तरह चिल्लाते हुए आर्यन की ओर दौड़े। उन्हें वैसे भी जलन हो रही थी। ये कल का छोकरा इतनी ज्यादा तनख्वाह ले रहा था और ऊपर से सानिया जैसी अप्सरा के साथ रहने का मौका भी। कमीने, तूने मेरे भाई को मारा। यमराज ने भी अपना डंडा हवा में लहराया और आर्यन के सिर का निशाना लिया। धमाक! आर्यन ने हवा में उछलकर एक गार्ड के सीने पर लात मारी और उसी गति का इस्तेमाल करते हुए यमराज के पास पहुंच गया। चटाक! डंडा आर्यन को छू भी नहीं पाया कि एक जोरदार तमाचा यमराज के दूसरे गाल पर पड़ा। सिर्फ एक गाल सूजा हुआ था तो चेहरा टेढ़ा लग रहा था। अब दोनों बराबर हो गए। आर्यन ने मजाक उड़ाया और उसे एक और लात जमा दी। धड़ाम धड़ाम। जिम में बस गिरने और चीखने की आवाजें आ रही थीं। कुछ ही पलों में सारे गार्ड जमीन पर लौट रहे थे। ये नज़ारा देखकर सूर्यभान के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये लड़का, ये तो सचमुच का शैतान है। अब आपकी बारी मैनेजर साहब। आर्यन ने सूर्यभान की तरफ कदम बढ़ाया। क्या सोचा था मैं डर जाऊंगा? सूर्यभान ने एक प्रोफेशनल फाइटर की तरह पैंतरा लिया और दहाड़ा। अरे वाह बाजिक्वान, बजिक्वान एक चीनी मार्शल आर्ट शैली। तुम तो ट्रेंड फाइटर निकले। आर्यन थोड़ा हैरान हुआ लेकिन प्रभावित नहीं। हुश! सूर्यभान ने हमला किया। उसकी चाल तेज और मुंह के दमदार थे। वह कोई गली का गुंडा नहीं बल्कि एक मंझा हुआ खिलाड़ी लग रहा था। भैया मारो इसे, भैया इसकी हड्डी पसली एक कर दो, मेरे दांतों का बदला लो। जमीन पर पड़े यमराज और बाकी गार्ड्स उम्मीद से चिल्लाने लगे। दिखने में तो स्टाइल अच्छा है लेकिन दम नहीं है। आर्यन ने सिर हिलाया। उसने बड़ी आसानी से सूर्यभान का मुक्का हवा में ही पकड़ लिया और उसके हाथ को जोर से ऊपर की ओर झटका दिया। एक दर्दनाक चीख के साथ 6 फुट का सूर्यभान किसी कपड़े की गुड़िया की तरह हवा में उड़ गया। वह पहले जिम की छत से टकराया और फिर धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। सूर्यभान के मुंह से खून का फव्वारा छूट गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिम, जहां कुछ देर पहले तक मारो काटो का शोर था, अब वहां शमशान जैसी खामोशी छा गई। मैनेजर सूर्यभान, तुमने तो सचमुच अपनी मार्शल आर्ट की मिट्टी प्लीत कर दी। जिस बाजिक्वान शैली पर तुम्हें इतना घमंड था उसका तो तुमने मजाक बनाकर रख दिया। आर्यन ने जिम के फर्श पर अधमरे पड़े सूर्यभान को देखा और तिरस्कार भरी हंसी हंसा। उसकी आंखों में दया का एक कतरा भी नहीं था। तुम्हारे इस हुनर से तो तुम सिर्फ किंडरगार्टन के बच्चों या नर्सिंग होम के बूढ़ों को ही डरा सकते हो। असली मर्द के सामने तो तुम टिकने लायक भी नहीं हो। आर्यन का ये तीखा ताना सुनकर सूर्यभान को इतनी शर्मिंदगी और गुस्सा महसूस हुआ कि उसके सीने में जलन होने लगी। उसने कोशिश की कुछ बोलने की, लेकिन मुंह से शब्दों की जगह खून का एक और फव्वारा निकल पड़ा और वह दोबारा जमीन पर निढाल होकर गिर गया। आर्यन ने अब सूर्यभान की तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। वह नीचे झुका और जमीन पर पड़ा वही रबर का डंडा उठाया जो कुछ देर पहले यमराज के हाथ में था। डंडा हाथ में लेकर वह धीरे धीरे यमराज की ओर बढ़ा। यमराज, जो पहले ही आर्यन की मार से डरकर कोने में दुबका हुआ था, उसे अपनी ओर आते देख दहशत से भर गया। तुम क्या करने वाले हो? मेरे पास मत आना। खबरदार, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं अभी पुलिस को बुला लूंगा। किसी को मारना गैरकानूनी है, तुम्हें जेल हो जाएगी। यमराज का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ चुका था। वह पीछे खिसकने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसके पैर कांप रहे थे और वह लड़खड़ाकर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। आर्यन उसके सिर पर जाकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में रबर का डंडा किसी यमदन की तरह लग रहा था। तुमने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था? तुम मेरे सारे दांत तोड़ने वाले थे, है ना? मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, जरा फिर से कहना। आर्यन ने यमराज की आंखों में झांकते हुए बेहद शांत स्वर में पूछा। ये शांति किसी तूफान से पहले की खामोशी जैसी थी। नहीं भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तो बस बकवास कर रहा था। मेरी हिम्मत कहाँ? लेकिन मैं मजाक नहीं करता। मैं बहुत उसूलों वाला और नेक इंसान हूँ। मेरा नियम साफ है, अगर तुम मेरे दांत तोड़ने की बात करोगे तो बदले में मुझे तुम्हारे सारे दांत तोड़ने ही पड़ेंगे। हिसाब तो बराबर होना चाहिए ना? आर्यन ने यमराज की गिड़गिड़ाहट को बीच में ही काट दिया। उसने रबर का डंडा हवा में उठाया और पूरी ताकत से नीचे दे मारा।
धम्म, हड्डी टूटने की एक भद्दी और कड़क आवाज पूरे जिम में गूंज उठी। आहे, यमराज दर्द से बिलबिला उठा। उसने तुरंत अपने दोनों हाथों से अपना मुंह पकड़ लिया, लेकिन खून को रोक पाना नामुमकिन था। उसकी उंगलियों के बीच से खून की धारा फूट पड़ी और फर्श पर गिरने लगी। कुछ ही पलों में उसका पूरा शरीर दर्द से कांपने लगा। उसने खांसते हुए मुंह से खून का एक गुच्छा थूका, जिसमें कई टूटे हुए खून से सने दांत जमीन पर बिखर गए। आसपास खड़े बाकी सुरक्षा गार्ड ये खौफनाक नज़ारा देखकर पत्थर की मूरत बन गए। उनके चेहरों से रंग उड़ चुका था और वे सूखे पत्तों की तरह कांप रहे थे। यह आदमी, यह कोई साधारण इंसान नहीं था। यह एक चलता फिरता काल था। यह बहुत ही निर्दयी था। इससे पंगा लेना मतलब अपनी मौत को दावत देना था। हालांकि आर्यन ने बाकी गार्डों को निशाना नहीं बनाया। वह आज ही नौकरी पर आया था और पहले ही दिन उसने अपने मैनेजर और एक सीनियर गार्ड को अस्पताल पहुंचाने लायक बना दिया था। अब अगर उसने बाकियों को भी पीटा तो सानिया को समझाना मुश्किल हो जाएगा। उसने खून से सने रबर के डंडे को हवा में लहराया और वापस सूर्यभान की ओर मुड़ा। तुमने भी तो कुछ कहा था ना, शायद ये कि तुम मुझे अपाहिज बना दोगे। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। सूर्यभान डर के मारे बिजली के झटके की तरह उछल पड़ा। अंजाम उसकी आंखों के सामने था। यमराज ने कहा था कि वह दांत तोड़ेगा, तो आर्यन ने उसके दांत तोड़ दिए। अगर सूर्यभान ने स्वीकार कर लिया कि उसने अपाहिज बनाने की बात कही थी, तो क्या ये शैतान सचमुच उसके हाथ पैर नहीं तोड़ देगा? लेकिन मैंने तो अपने कानों से सुना था। आर्यन की मुस्कान और भी ठंडी हो गई। उसने धीरे से रबर का डंडा ऊपर उठाया, जैसे वह निशाना साध रहा हो। नहीं नहीं आर्यन भाई, मुझसे गलती हो गई। मैं गलत था। मुझे तुम्हारा दुश्मन नहीं बनना चाहिए था। भगवान के लिए मुझे जाने दो। सूर्यभान ने आर्यन के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा तो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वह समझ गया कि यह मुस्कान मौत की मुस्कान है। मैं सुरक्षा विभाग का मैनेजर हूं। अगर तुम मुझे अपाहिज बना दोगे तो मैडम सानिया क्या कहेंगी? कंपनी में हंगामा हो जाएगा। अगर तुम मुझे आज जाने दोगे तो मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद मैं तुम्हारे ही रास्ते पर चलूंगा। तुम जो कहोगे वही होगा। सूर्यभान की दया की भीख और गिड़गिड़ाहट सुनकर आर्यन ने हवा में उठाया हुआ डंडा धीरे से नीचे कर दिया। ठीक है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। इस बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। लेकिन मेरी एक शर्त है, अपना सारा सामान तुरंत उस ऑफिस से बाहर निकालो। अब से वह केबिन मेरा है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अभी अपना सामान बाहर निकाल देता हूँ। वो ऑफिस अब आपका है। सूर्यभान ने मना करने की हिम्मत तो दूर, सोचने तक का जोखिम नहीं उठाया और जल्दी से सिर हिला दिया। वैसे तुम मुझसे बदला लेने की तो नहीं सोच रहे, है ना? आर्यन ने जाने से पहले अचानक मुड़कर पूछा। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। नहीं नहीं, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। सूर्यभान ने अपनी कमीज की आस्तीन से मुंह के कोने पर लगा खून पोंछा और एक भद्दी, डरी हुई मुस्कान बिखेरी। अगर आप मुझे 100 जिंदगियां भी दे दें तो भी मैं आपसे बदला लेने की हिम्मत नहीं करूंगा। बहुत अच्छे, समझदार को इशारा काफी होता है। आर्यन ने संतुष्टि से सिर हिलाया, रबर का डंडा एक कोने में फेंका और सीटी बजाते हुए जिम से बाहर निकल गया। हफ हफ हफ, जैसे ही आर्यन जिम के दरवाजे से बाहर निकला, सूर्यभान की टांगों ने जवाब दे दिया और वह जोर जोर से हाँफते हुए जमीन पर ढेर हो गया। उसे लगा जैसे वह अभी अभी मौत के मुंह से वापस आया है। अगर उसने भीख नहीं मांगी होती तो उसे पक्का यकीन था कि आर्यन उसे सचमुच व्हीलचेयर पर बैठा देता। उफ, ओई माँ, बहुत दर्द हो रहा है। मेरे सारे दांत सब खत्म हो गए। कोने में पड़ा यमराज रो रहा था। उसका चेहरा सूजकर गुब्बारे जैसा हो गया था और खून से सने आंसू टपक रहे थे। वह बेहद दयनीय लग रहा था। मैनेजर साहब, भाई, बाकी सुरक्षा गार्ड जो अब तक बुत बने खड़े थे, होश में आए और दौड़कर सूर्यभान और यमराज को उठाने लगे। रमेश, जल्दी से यमराज को अस्पताल ले जाओ। इसकी हालत खराब है। सूर्यभान ने खुद को संभाला, दर्द से कराहते हुए आदेश दिया। बाकी सब मेरे साथ चलो, हमें ऑफिस खाली करना है। क्या? सुरक्षा गार्ड दंग रह गए। क्या सूर्यभान भाई सचमुच हार मान रहे हैं? क्या वे सचमुच अपना केबिन उस नए लड़के को देने जा रहे हैं? भाई, हमें इस तरह पीटा गया और हम बस जाने दे रहे हैं। मेरे सारे दांत टूट गए। मैं तो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा हूँ। यमराज का गुस्सा और दर्द दोनों छलक पड़े। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बॉस इतनी आसानी से घुटने टेक रहा है। जाने दूं? तुझे लगता है मैं इसे ऐसे ही जाने दूंगा? सूर्यभान ने अपनी दुखती हुई छाती को पकड़ा। उसने दांत पीसे और उसकी आंखों में एक खौफनाक नफरत उतर आई। बात बस इतनी है कि एक समझदार आदमी हारी हुई लड़ाई नहीं लड़ता। जब तक हम जिंदा हैं, बदला लेने का मौका मिलेगा। अभी हम उससे नहीं जीत सकते, लेकिन चिंता मत करो, मैं इसका बदला जरूर लूंगा और ऐसा बदला लूंगा कि उसकी रूह कांप जाएगी। ठीक है, ठीक है। यमराज ने बोलने की कोशिश की लेकिन दर्द से फिर चीख पड़ा। फिलहाल जैसा वो कह रहा है वैसा करो। उसे लगने दो कि हम डर गए हैं। मैं कसम खाता हूं, बहुत जल्द मैं उसे अपने पैरों पर नाक रगड़ने और रहम की भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। सूर्यभान ने कसम खाए। मेरा बड़ा भाई, वह कुछ ही दिनों में मुंबई आ रहा है। वह असली मास्टर है। जब वह आएगा तब मैं आज के अपमान का 100 गुना नहीं 1000 गुना बदला लूंगा। मैं भी उस दिन उसके एक एक दांत को हथौड़े से तोड़ूंगा। यमराज की आवाज लड़खड़ा रही थी, लेकिन उसमें जहर भरा था। एक भी दांत नहीं छोड़ूंगा। ठीक है,
अब जाओ। सूर्यभान ने सिर हिलाया। तुम लोग अस्पताल जाओ, मैं ऑफिस खाली करके आता हूँ। सुरक्षा गार्डों ने यमराज को सहारा देकर बाहर निकाला। सूर्यभान बाकी बचे कुछ गार्डों के साथ सुरक्षा विभाग के ऑफिस की ओर लंगड़ाते हुए चला। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि आर्यन बड़े आराम से उसकी ही कुर्सी पर बैठा है और पैर मेज पर रखे हुए हैं। ये दृश्य देखकर सूर्यभान का खून खौल उठा, लेकिन उसने गुस्सा पी लिया और अंदर चला गया। मैं तुम्हें सिर्फ 10 मिनट देता हूँ, जो भी कबाड़ा है निकाल लो। आर्यन ने आराम से सिगरेट का कश लेते हुए कहा। ठीक है, सूर्यभान ने दबी आवाज में जवाब दिया। उसने अपने आदमियों को इशारा किया कि जल्दी हाथ चलाएं। उसे डर था कि अगर वे धीमे हुए तो कहीं आर्यन का मूड फिर से न बदल जाए। 10 मिनट से भी कम समय में सूर्यभान का सारा सामान, फाइलें, पर्सनल चीजें, सब कुछ बाहर निकाल दिया गया। और वह शानदार केबिन अब पूरी तरह से आर्यन का साम्राज्य बन चुका था। वाह भाई आर्यन, तुम तो कमाल हो। अभी पहाड़ से नीचे उतरे हो और पहले ही दिन अपना प्राइवेट केबिन मिल गया। इसे कहते हैं टैलेंट। आर्यन ने खुद की तारीफ की और कंप्यूटर चालू कर लिया। उसने तुरंत एक ऑनलाइन गेम ढूंढा और खेलना शुरू कर दिया। अभी गेम का एक लेवल भी पार नहीं हुआ था कि जिया, सानिया की सेक्रेटरी, वहां आ धमी। आर्यन भाई, आप मैनेजर सूर्यभान के केबिन में क्या कर रहे हैं? जिया ने आश्चर्य से चारों तरफ देखते हुए पूछा। ओह जिया, तुम नहीं जानती मैनेजर सूर्यभान कितने मेहमाननवाज और दिलदार इंसान हैं। उन्होंने जिद करके मुझे अपना ऑफिस दे दिया। आर्यन ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा। मैं तो मना कर रहा था पर वो माने ही नहीं। अब बड़ों की बात टालना अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए मैंने रख लिया। जिया का मुंह खुला का खुला रह गया। सच में, सूर्यभान और दिलदार, आज सूरज किस दिशा से निकला है? खैर छोड़ो, जिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? आर्यन ने गेम को पॉज किया और पूछा। ओह, सानिया मैडम आपको ढूंढ रही हैं। जिया को याद आया कि वह क्यों आई थी। वह चाहती हैं कि आप तुरंत उनके केबिन में आएं। कुछ जरूरी काम है। मुझे ढूंढ रही हैं। ठीक है, चलो। आर्यन ने सिर हिलाया और जिया के साथ सुरक्षा विभाग से बाहर निकल गया। जल्द ही वह लिफ्ट से ऊपर गया और सानिया के ऑफिस में पहुंचा। मेरे दादाजी ने अभी फोन किया था, वह तुमसे वीडियो कॉल पर बात करना चाहते हैं। आर्यन के कुछ बोलने से पहले ही सानिया ने कहा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। ओह हे, क्या दादाजी को डर है कि हम उनसे झूठ बोल रहे हैं और साथ नहीं हैं? आर्यन हंसा। शुक्र है मैं टाइम पर आ गया, वरना तुम उन्हें क्या जवाब देती। बकवास बंद करो, मैं अभी उन्हें कॉल कनेक्ट करती हूँ। सानिया ने आर्यन के मजाक को नज़रअंदाज किया और अपने लैपटॉप पर सोहन लाल को वीडियो कॉल किया। वीडियो कॉल कनेक्ट हुआ। स्क्रीन पर सोहन लाल का चेहरा उभरा। आर्यन को अपने बगल में खड़ा देखकर उनके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। प्रणाम दादाजी, आर्यन ने उत्साह से कहा। कुछ मिनटों तक हालचाल और इधर उधर की बातें हुईं। फिर सोहन लाल का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने उन 2 हमलावरों का जिक्र किया जिन्हें उन्होंने पकड़कर तहखाने में कैद किया था, वही जिन्होंने उन पर जानलेवा हमला किया था। आर्यन, तुम ही थे जिसने उन दोनों को पकड़ा था, इसलिए मुझे तुम्हें ये बताना जरूरी लगा। वे दोनों मर चुके हैं। क्या मर गए? आर्यन सन रह गया। ये कैसे हो सकता है? दादाजी, वे कैसे मर गए? क्या उन्होंने आत्महत्या कर ली? क्या आपको पता चला कि उनके पीछे असली मास्टरमाइंड कौन था? सानिया का चेहरा पीला पड़ गया और उसने घबराहट में सवालों की झड़ी लगा दी। नहीं बेटा, आज सुबह जब तुम्हारे जाने के बाद मैं उनसे पूछताछ करने नीचे गया तो मैंने उन्हें मृत पाया। सोहन लाल ने एक गहरी आह भरी। उनकी आवाज में एक अजीब सी भारीपन था। ऐसा लगता है कि उन्होंने जहर खा लिया या कुछ और हुआ। खैर, अब वे नहीं रहे तो सुराग भी खत्म हो गया। चलो इस बात को यहीं छोड़ते हैं। लेकिन दादाजी, सानिया ये बात मानने को तैयार नहीं थी। वह कुछ और कहना चाहती थी, बहस करना चाहती थी कि मामले की जांच होनी चाहिए। लेकिन तभी आर्यन ने धीरे से उसका हाथ दबाया और उसे चुप रहने का इशारा किया। उसने नजरों से ही उसे रोक दिया। आर्यन बेटा, मैं सानिया की सुरक्षा तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। अब तुम ही उसकी ढाल हो, तुम्हें उसकी हर हाल में रक्षा करनी होगी। सोहन लाल ने भावुक होकर कहा। आप चिंता न करें दादाजी, जब तक मैं हूं सानिया को खरोंच भी नहीं आएगी, आर्यन ने वादा किया। आर्यन का आश्वासन पाकर सोहन लाल ने राहत की सांस ली और वीडियो कॉल काट दी। स्क्रीन काली होते ही सानिया आर्यन पर बरस पड़ी। तुमने मुझे पूछने क्यों नहीं दिया? तुमने मुझे रोका क्यों? सानिया ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए गुस्से से आर्यन की ओर देखा। वे दोनों गवाह मर चुके हैं। इसका मतलब है कि असली कातिल, वो मास्टरमाइंड, अभी भी खुला घूम रहा है और उसका पता नहीं चला है। मेरे दादाजी अभी भी खतरे में हैं और तुम मुझे चुप करा रहे हो। आर्यन का चेहरा अब गंभीर था। उसकी आंखों में वह मजाकिया चमक नहीं थी। सानिया, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि वे दोनों अपने आप मर गए? आर्यन ने धीमी आवाज में पूछा। क्या मतलब? सानिया ठिठक गई। दादाजी कुछ छिपा रहे हैं, आर्यन ने कहा। या तो उन्होंने खुद उन दोनों को मार दिया या फिर वह जानते हैं कि कातिल कौन है और तुम्हें उससे दूर रखना चाहते हैं। मैंने तुम्हें सवाल पूछने से इसलिए रोका क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे दादाजी ने ही उन्हें मार डाला हो। आर्यन के मुंह से निकली यह बात किसी बम धमाके से कम नहीं थी। क्या मेरे दादाजी ने उन्हें मारा? आर्यन की बात सुनकर सानिया सन रह गई। वह अपनी कुर्सी से लगभग उछल पड़ी। ये नामुमकिन है। मेरे दादाजी उन्हें क्यों मारेंगे? आर्यन, अपनी जुबान पर लगाम लगाओ।
याद है मैंने तब क्या कहा था? इसके पीछे का असली मास्टरमाइंड शायद तुम्हारे ही परिवार का कोई सदस्य है। आर्यन ने सानिया की आंखों में देखते हुए बहुत ही धीमे और गंभीर स्वर में कहा। जरा सोचो, अगर वो मास्टरमाइंड तुम्हारे चाचा मुकेश या कोई और रिश्तेदार होता, या मान लो तुम्हारा अपना पिता रमेश होता, तो तुम्हारे दादाजी क्या करते? मुझे लगता है कि दादाजी भी धर्म संकट में फंस गए थे। एक तरफ इंसाफ था और दूसरी तरफ उनका अपना खून। इसलिए वह आगे कोई पुलिस या जांच पड़ताल नहीं चाहते थे। उन्होंने उन दोनों गवाहों को मार दिया और इस मामले को वहीं दफन कर दिया। शायद उन्होंने ऐसा करके अपने बेटे या उस अपराधी को एक आखिरी मौका दिया है, इस उम्मीद में कि वह अब सुधर जाएगा। आर्यन ये कहते हुए थोड़ा भावुक हो गया। सोहन लाल बाहरी दुनिया के लिए भले ही एक कठोर चट्टान हो, लेकिन अपनी औलाद के लिए वह पिघल गए। एक पिता अपने बेटे के खिलाफ इतना सख्त नहीं हो पाया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सानिया के दिमाग में तूफान चल रहा था। क्या वाकई सब वैसा ही था जैसा आर्यन कह रहा था? वह बहुत पहले से जानती थी कि बड़े और अमीर खानदानों में रिश्ते सिर्फ दिखावे के होते हैं और अंदर ही अंदर सब एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। लेकिन एक बेटे का अपने ही पिता की हत्या की कोशिश करना, ये कड़वी सच्चाई उसके गले नहीं उतर रही थी। कितना अफसोस है। आर्यन ने कुछ सोचते हुए अपना सिर हिलाया। मैं असल में उन दोनों गुंडों से पूछना चाहता था कि सिंघानिया परिवार के इतने सारे लोगों में से उन्होंने सिर्फ तुम पर ही वो खतरनाक इश्क का कीड़ा क्यों इस्तेमाल किया? क्या कोई खास वजह थी, या सिर्फ इसलिए कि तुम खूबसूरत हो और वे तुम्हारा फायदा उठाना चाहते थे? अब जब वे दोनों मर चुके थे तो सवाल पूछने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अगर तुमने जो कहा वह सच भी हो तो भी वह व्यक्ति मेरे पिता नहीं हो सकते। सानिया ने अचानक पूरे भरोसे के साथ कहा। हम तुम्हारे पिता? आर्यन ने विचार किया। सच में, मुझे भी लगता है कि उन पर शक सबसे कम है। मैंने सुना है कि वह थोड़े ढीले हैं और बिजनेस में भी उनका कोई खास योगदान नहीं है। लेकिन अपने ही पिता को मारने की हिम्मत जुटाना, मुझे शक है कि उनमें इतना जिगरा होगा। जुबान संभाल कर बात करो। सानिया गुस्से से भड़क उठी। हालांकि वह जानती थी कि उसके पिता बहुत काबिल नहीं हैं, लेकिन किसी बाहरी के मुंह से उनकी बुराई सुनना उसे बर्दाश्त नहीं था। और हाँ, तुमने जो भी कहा वो सिर्फ तुम्हारा अंदाजा है। जरूरी नहीं कि सच्चाई वही हो जो तुम सोच रहे हो सकता है। आर्यन मुस्कुराया। उसे पता था कि कुछ बातें सानिया के लिए बहुत संवेदनशील हैं। अब जाओ यहाँ से, मुझे काम करना है। सानिया ने आर्यन के मुस्कुराते चेहरे को देखा और उसका गुस्सा और बढ़ गया। ठीक है, जा रहा हूँ। आर्यन ने सिर हिलाया। यहाँ लेक्चर सुनने से तो वापस अपने केबिन में जाकर गेम खेलना कहीं बेहतर था। गेम में लड़कियां कितनी प्यार से और नरमी से बात करती हैं, उसे हर समय भैया भैया कहकर बुलाती हैं। 3 साल तक पहाड़ पर किसी औरत की आवाज़ न सुनने के बाद उनकी वो मीठी बातें आर्यन के लिए किसी संगीत जैसी थीं। रुको, सानिया ने उसे रोका। तुम्हारा फ़ोन नंबर क्या है? मैं हर बार जिया को तुम्हें बुलाने के लिए नीचे सुरक्षा विभाग नहीं भेज सकती। आर्यन ने अपना नंबर दिया और फिर शरारती अंदाज में कहा, वैसे मैं तुम्हारे ऑफिस के सोफे पर ही क्यों न रहूं? इस तरह जब भी तुम्हें मेरी याद आएगी तुम बस सिर उठाकर मुझे देख सकोगी। दफा हो जाओ। सानिया ने मेज पर जोर से हाथ पटका। ठीक है बाबा, जा रहा हूँ। आर्यन ने हाथ हिलाया और मजे से बाहर निकल गया। बदतमीज। सानिया ने दांत पीस लिए। उसे खुद को शांत करने में काफी वक्त लगा। मैडम, यहाँ एक फाइल पर साइन चाहिए। जिया ने दरवाजा खटखटाया। अंदर आ जाओ। सानिया वापस अपनी मेज पर बैठ गई, एक पेन उठाया और दस्तखत कर दिए। जिया ने ध्यान से सानिया के चेहरे को पढ़ा। क्या उसे लगा कि मैडम अभी अभी आर्यन को गालियां दे रही थीं? यह आर्यन तो सचमुच कमाल का है। बॉस को इतना गुस्सा दिलाने के बाद भी वह कंपनी में टिका हुआ है। ऐसा कारनामा करने वाला वह निश्चित रूप से पहला इंसान है। वैसे जिया, आर्यन अभी सुरक्षा विभाग में क्या कर रहा था? सानिया ने पेन नीचे रखा और बहुत ही सहजता से पूछा। वह गेम खेल रहा था मैडम। और हाँ, वह मैनेजर सूर्यभान के केबिन में बैठा था। जिया ने कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं की और सच बता दिया। आर्यन ने कहा कि मैनेजर सूर्यभान बहुत मेहमाननवाज थे और उन्होंने जिद करके अपना केबिन आर्यन को दे दिया और आर्यन मना नहीं कर सका। क्या? सानिया दंग रह गई। क्या ये कोई मजाक था? सूर्यभान जैसा आदमी अपना केबिन दे देगा? जाओ और पता करो कि असल में वहां हुआ क्या था और वापस आकर मुझे पूरी रिपोर्ट दो। जी मैडम। जिया ने सिर हिलाया और चली गई। तुम आखिर हो कौन, आर्यन? सानिया अपनी कलम से खेलती हुई मन ही मन बुदबुदाई। उसे एहसास भी नहीं हुआ कि वह आर्यन के बारे में जानने के लिए कितनी उत्सुक हो गई थी। और जब कोई औरत किसी मर्द के रहस्यों को जानने के लिए बेताब होती है तो अक्सर यह उस मर्द से प्यार होने की पहली सीढ़ी होती है। दूसरी तरफ आर्यन सीटी बजाते हुए सुरक्षा विभाग में वापस आ गया। उसे सानिया के बारे में जानने की कोई खास जल्दी नहीं थी। आखिर उसने उसे लगभग पूरा देख ही लिया था और अपने हाथों से उसकी खूबियों को नापा भी था। खैर, वो तो मजबूरी में किया गया इलाज था। उसके साथ सोने का मौका छोड़ने वाला वह पहले से ही एक महान त्यागी पुरुष बन चुका था। क्या अब वह उसके बारे में सोचकर थोड़ा मजा भी नहीं ले सकता? गेम खेलने से पहले उसने अपनी जादुई अंगूठी से अपना पुराना फोन निकाला। आर्यन ने फोन अभी मेज पर रखा ही था कि वह बज उठा। कमाल है, चालू करते ही फोन आ गया। क्या ये लोग मेरा इंतजार ही कर रहे थे? आर्यन ने एक गहरी आह भरी और कॉल रिसीव किया। बॉस, आप जिंदा हैं? दूसरी तरफ से एक बेहद उत्तेजित आवाज आई।
अरे गधे, क्या तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो? आर्यन का चेहरा उतर गया। नहीं नहीं बॉस, मैं तो बस खुशी से पागल हो रहा हूँ। आप 3 साल से गायब थे। हमें लगा अगर आप वापस नहीं आते तो हम आपकी याद में एक समाधि स्थल बनवाने वाले थे। क्या समाधि? अबे जीते जी मार डाला मुझे। आर्यन खींच गया। मैं यहाँ भला चंगा हूँ और तुम लोग मेरी कब्र खोद रहे हो। अरे बॉस, याद करने के लिए ना। किसने कहा था आपको बिना बताए गायब हो जाने के लिए? मुझे 3 साल तक एक जगह बंद रहना पड़ा था। छोड़ो ये सब, समाधि बनाने के लिए कोई निशानी चाहिए होती है। क्या मेरे फटे हुए मोजे रखने वाले थे तुम लोग? वो सिल्वर कह रहा था कि उसके पास आपका एक पुराना कच्छा रखा है, उसी को फ्रेम करवा देते। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। बॉस सच बताए, आपको 3 साल तक किसने कैद करके रखा? बस नाम बता दो, हम उसका नामो निशान मिटा देंगे। बकवास बंद करो, मैंने अभी अपना फोन चालू किया है। तुम लोग क्या 24 घंटे रडा पर बैठे रहते हो? आर्यन ने सिगरेट सुलगाई और चिढ़कर कहा, क्या तुमने मेरे फोन को ट्रैक किया? अगर हाँ तो बहुत पिटोगे। वो सिल्वर ने बताया कि सिग्नल मिला है। बॉस, आप 3 साल तक कहाँ थे? कोई सुराग नहीं, कोई खबर नहीं। हम लोग पागल हो गए थे। अगर मैं कहूं कि मैं हिमालय पर जाकर साधु बन गया था और अमरता की साधना कर रहा था तो क्या तुम यकीन करोगे? मैं यकीन करूंगा बॉस। अगर आप कहें कि आप चांद पर जाकर खेती कर रहे थे तो भी मैं यकीन करूंगा। कितना प्यारा भाई है मेरा। आर्यन मुस्कुराया। यही तो था अटूट विश्वास। और बताओ, पिछले 3 सालों में तुम सब कैसे हो? गैंग का क्या हाल है? सब बढ़िया है बॉस। आपने अभी वो खबर सुनी? यूरोप के एक देश में प्रधानमंत्री का तख्तापलट हुआ है। वो हमने ही नहीं सुना। और इतनी लंबी चौड़ी मत फेंको। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आर्यन बड़बड़ाता रहा, लेकिन उसके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आ गई। शुक्र है, ये सब पागल अभी भी जिंदा और सलामत थे। वैसे बॉस, एक जरूरी बात। इस बार जब हम यूरोप में थे तो हम उस राजकुमारी से मिले थे। वो आज भी आपको पागलों की तरह ढूंढ रही है। उससे कहो कि मुझे भूल जाए, शादी वादी करके घर बसा ले। आर्यन ने धुएं का एक छल्ला बनाया। उसके दिमाग में एक गोरा बदन और उस रात की यादें बिजली की तरह कौंध गईं। वो बस एक रात की बात थी, हम अजनबी थे, गलती से मिल गए थे। वो इसे इतना दिल पर क्यों ले रही है? सिल्वर ने भी उसे यही समझाने की कोशिश की थी। उसने कहा कि आपको गलती से गोली लग गई और अब आप हिजड़े बन गए हैं, इसलिए आप उसे वो सुख नहीं दे सकते। धत तेरे की। आर्यन का हाथ कांप गया और जलती हुई सिगरेट उसकी पैंट पर गिरते गिरते बची। उस सिल्वर की तो अब तो उसे पीटना ही पड़ेगा। खैर मजाक छोड़ो, अब काम की बात सुनो। आर्यन की आवाज़ एकदम सख्त हो गई। उन 10 दिव्य अस्त्रों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू करो। मुझे उनके बारे में छोटी से छोटी डिटेल चाहिए। और हाँ, जानकारी का सोर्स पक्का होना चाहिए, शायद किसी शक्तिशाली देश की खुफिया एजेंसी से। मुझे लगता है कि इन खजानों के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा है। मेरे अंडरवियर को स्मारक की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। धिक्कार है, ये सोच भी कैसे लिया इन पागलों ने? फोन रखने के बाद आर्यन खुद ही हंस पड़ा। खैर, अगर वो 10 महान अस्त्र सिर्फ कहानियां नहीं हैं तो दुनिया के शक्तिशाली देशों को, खासकर भारत और चीन को, उनके बारे में जानकारी जरूर होगी। एक विश्वस्तरीय हैकर होने के नाते 4 आइज इस जांच के लिए एकदम सही है। आर्यन ने एक और सिगरेट सुलगाई। अगली बार जब मैं हवेली जाऊंगा तो सोहन लाल से भी इस बारे में बात करूंगा, शायद उन्हें कोई पुरानी बात याद आ जाए। अभी वह सोच ही रहा था कि बाहर से एक चीख सुनाई दी। कहाँ है वो साला? बाहर निकल, तूने मुझे मारने की हिम्मत की, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह आवाज़ सुनकर आर्यन ठिठक गया। क्या ये वही लकी वर्मा नहीं था जिसे उसने अभी धोया था? धड़ाम, सुरक्षा कक्ष का दरवाजा खुला और गुंडों की एक पूरी फौज अंदर घुस आई। सबसे आगे लकी वर्मा था। उसका चेहरा सूजा हुआ था, नाक पर पट्टी बंधी थी, लेकिन तेवर किसी डॉन से कम नहीं थे। वह अब वो डरपोक इंसान नहीं लग रहा था जो थोड़ी देर पहले भाग रहा था। अब वह चौड़ा होकर चल रहा था, जैसे पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में हो। उसके पीछे एक दर्जन हटे कट्टे गुंडे थे, जिनके हाथों में बेसबॉल बैट और लोहे की रॉड थीं। उनके टैटू और भड़कीले कपड़े साफ बता रहे थे कि वे पेशेवर बदमाश हैं। अरे वाह, इतनी जल्दी बदला लेने आ गए। काफी फुर्तीले हो। आर्यन मुस्कुराते हुए अपने ऑफिस से बाहर निकला। उसके होंठों से सिगरेट लटक रही थी और चेहरा एकदम शांत था। साले, आज तो तू गया। आज भगवान भी तुझे नहीं बचा सकता। लकी वर्मा ने आर्यन को घूरा, उसकी आंखों में खून उतर आया था। टाइगर भाई, यही है वो। इसकी हड्डी पसली एक कर दो। और हाँ, इसकी वो तीसरी टांग भी तोड़ देना ताकि फिर कभी किसी लड़की के पास न जा सके। एच्छो करे, मौत सिर पर खड़ी है और तू हंस रहा है। लकी के बगल में खड़ा टाइगर नाम का एक भारी भरकम गुंडा आर्यन को घूरने लगा। उसके साथ इतनी बड़ी फौज थी, फिर भी ये लड़का डर नहीं रहा था। ये तो सीधी बेइज्जती थी। और क्या करूं? क्या तुम्हारे लिए आरती की थाली सजाऊं? आर्यन ने टाइगर को ऊपर से नीचे तक देखा। वह स्लीवलेस टी शर्ट पहने था, जिससे उसकी मोटी भुजाएं और डरावने टैटू दिख रहे थे। गले में सोने की एक मोटी चेन लटक रही थी। पूरा हुलिया किसी फिल्मी विलेन जैसा था। अरे टाइगर भाई, एक बात पूछनी थी। क्या? टाइगर चौंक गया। इस माहौल में सवाल। अगर तुम उस सोने की चेन को पानी में डालोगे तो क्या वो तैरेगी? या उसका रंग उतर जाएगा?
असली है या पानी चढ़ाया हुआ है? आर्यन के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। तेरी तो। टाइगर गुस्से से लाल हो गया। ये कल का छोकरा उसकी असली सोने की चेन का मजाक उड़ा रहा था। लड़कों, पकड़ो इसे, मारो साले को। जी भाई। गुंडों की भीड़ गालियां देते हुए और अपने हथियार लहराते हुए आर्यन की तरफ बढ़ी। साले, हमारे टाइगर भाई की बेइज्जती। आज तुझे घुटनों पर बैठाकर माफी मांगने पर मजबूर कर देंगे। तू जानता नहीं टाइगर भाई कौन है? खत्म कर दो इसे। एक गुंडा सबसे आगे बढ़ा। उसने अपने बेसबॉल बैट को हवा में जोर से घुमाया और पूरी ताकत से आर्यन के सिर पर वार किया। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसे आर्यन का सिर तरबूज की तरह फटता हुआ दिखाई दे रहा था। चटाक, एक हल्की सी आवाज हुई और वह भारी भरकम बैट जो आर्यन का सिर फोड़ने के लिए आ रहा था, हवा में ही रुक गया। गुंडे की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ, आज खाना नहीं खाया क्या? बहुत धीमे हो, बहुत कमजोर। बस इतना ही दम है। और चले थे गुंडागर्दी करने। आर्यन ने उस बैट को अपने एक हाथ से पकड़ रखा था जैसे वह कोई खिलौना हो। उसके चेहरे पर अभी भी वही मुस्कान थी। नहीं, ये नामुमकिन है। गुंडे ने आर्यन के मुस्कुराते चेहरे को देखा और डर के मारे उसकी रूह कांप गई। सिर्फ वही नहीं, पीछे आ रहे बाकी गुंडे भी ये देखकर ठिठक गए। उनके सामने जो हो रहा था वह उनकी समझ से बाहर था। इतने सालों की गुंडागर्दी में उन्होंने कभी किसी को नंगे हाथों से इतने जोरदार वार को ऐसे रोकते नहीं देखा था। क्या रफ्तार थी, क्या ताकत थी। टाइगर की भी आंखें झपक गईं। उसे समझ आ गया ये लड़का कोई आम इंसान नहीं बल्कि मार्शल आर्ट का उस्ताद है। सस। दूर से तमाशा देख रहे मैनेजर सूर्यभान की सांस अटक गई। आर्यन की ताकत उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा थी। उसे एहसास हुआ कि गुंडों से आर्यन को पिटवाने का उसका प्लान फेल होने वाला है। धमाका। आर्यन ने उस गुंडे के पेट में एक लात मारी जिससे वह उड़ता हुआ दूर जा गिरा। फिर उसने उसके हाथ से छीना हुआ बेसबॉल बैट पकड़ा और उसे ऐसे मुड़ा जैसे वह रबर का हो। अरे बाप रे! आर्यन के हाथ में मुड़ा हुआ बैट देखकर उन गुंडों के मुंह से डर के मारे चीख निकल गई। उन्होंने टाइगर को बैट मोड़ते देखा था लेकिन उसे किसी रस्सी की तरह गांठ लगा देना, ये तो अविश्वसनीय था। एक गुंडे ने डरते हुए टाइगर की तरफ देखा जैसे पूछ रहा हो, भाई क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या मुंह ताक रहे हो बेवकूफों? पकड़ो उसे, मारो। टाइगर भी अंदर से घबराया हुआ था लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने चिल्लाकर आदेश दिया। इतने सारे लोग होने के बावजूद अगर वे एक अकेले लड़के को नहीं हरा पाए तो अंडरवर्ल्ड में टाइगर को कौन पूछेगा? मारो। बॉस का आदेश सुनकर गुंडों में फिर से जोश आया और वे सब एक साथ आर्यन पर टूट पड़े। आखिर वह अकेला ही तो है। दो हाथ कितने लोगों को रोकेंगे? और शेर भी कुत्तों के झुंड से हार जाता है। धड़ाम धड़ाम, जिम में बस गिरने और हड्डियों के टूटने की आवाजें गूंजने लगीं। आर्यन ने उस मुड़े हुए बैट को ही हथियार बना लिया और एक एक करके सबको जमीन चटा दी। बचाओ! चीखें गूंज रही थीं और देखते ही देखते सारे गुंडे जमीन पर लौटने लगे। लानत है तुम सब पर। यह देखकर टाइगर ने दांत पीसे और खुद मैदान में उतरने का फैसला किया। वह ड्रैगन गैंग का एक खूंखार फाइटर था जिसने अकेले दम पर कई लड़ाइयां जीती थीं। उसे यकीन नहीं था कि वह आर्यन को हरा पाएगा, लेकिन बिना लड़े हार मान लेना उसकी शान के खिलाफ था। और सबसे बड़ी बात, उसे अपने आदमियों के सामने अपनी साख बचानी थी। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी कसी, उसकी बाजू की नसें तन गईं और उसने पूरी ताकत से आर्यन पर वार किया। धमाका। आर्यन ने अपनी जगह से हिले बिना सीधा अपनी मुट्ठी आगे बढ़ाई और टाइगर के मुंह से टकरा दी। कड़क, हड्डियों के टूटने की एक भयानक आवाज आई। आहे! टाइगर दर्द से चीख पड़ा। वह अपनी टूटी हुई कलाई को पकड़कर लड़खड़ाता हुआ पीछे गिरा। वाह, ये तो गया काम से। कोने में छिपा सूर्यभान ये सब देख रहा था। हालांकि उसका आर्यन को पिटवाने का प्लान फेल हो गया, लेकिन टाइगर का घायल होना, ये भी उसके लिए फायदेमंद हो सकता था। ड्रैगन गैंग शहर का सबसे बड़ा माफिया गिरोह है। टाइगर उनका खास आदमी है। अब जब आर्यन ने उसे तोड़ा है तो पूरा गैंग आर्यन के खून का प्यासा हो जाएगा। आर्यन को अब ड्रैगन गैंग के कहर से कोई नहीं बचा सकता। शायद वे उसे बीच सड़क पर काट डालें। टाइगर भाई! लकी वर्मा का रंग उड़ गया। टाइगर भाई, जो उसका आखिरी सहारा थे, अब जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। जब उसकी नज़र आर्यन की ठंडी मुस्कान से मिली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दुम दबाकर भागने के लिए मुड़ा। सन धप! आर्यन ने हाथ में पकड़ा हुआ वह मुड़ा बैट पूरी ताकत से फेंका। वह सीधा लकी वर्मा की पीठ पर जाकर लगा। लकी मुंह के बल जमीन पर गिरा और कराहने लगा, क्यों बे, बदला लेने आया था ना? अपने गुंडों के साथ शेर बन रहा था। आर्यन धीरे धीरे उसके पास गया और अपना पैर उसकी छाती पर रख दिया। भाई गलती हो गई, मैं कसम खाता हूँ दोबारा कभी नहीं आऊंगा, प्लीज मुझे जाने दो। लकी गिड़गिड़ाने लगा, तुमने वादा तोड़ा है, अब तुम सुधरने वाले नहीं हो। अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम फिर से सानिया को परेशान करोगे, और अगर सानिया ने तंग आकर मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मैं तो सड़क पर आ जाऊंगा ना। आर्यन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तो अपनी नौकरी बचाने के लिए मुझे तुम्हारा परमानेंट इलाज करना ही पड़ेगा। टाइगर भाई, बचाओ मुझे। टाइगर भाई! आर्यन की बातें सुनकर लकी की रूह कांप गई। उसने मदद के लिए टाइगर को पुकारा। टाइगर मन ही मन उसे गालियां दे रहा था, अबे गधे, मेरी खुद की हालत खराब है, मैं तुझे क्या खाक बचाऊंगा।
उसने लकी की पुकार को अनसुना कर दिया और अपनी टूटी कलाई को सहलाने लगा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। ये लड़का तो यमराज से भी ज्यादा खतरनाक है। किसे बुला रहा है? आज तुझे बचाने भगवान भी नहीं आएंगे, आर्यन ने क्रूरता से कहा और अपना पैर उठाया। कड़क! उसने जोर से लकी के पैर की हड्डी पर वार किया। आहे! लकी दर्द से चीखते हुए जमीन पर लौटने लगा। टाइगर भाई, है ना? आर्यन ने लकी को तड़पता छोड़ दिया और टाइगर की तरफ बढ़ा। अब तुम्हारी बारी। तुम होश में रहो। मैं ड्रैगन गैंग का आदमी हूँ। अगर मुझे कुछ हुआ तो पूरा शहर जल जाएगा। टाइगर ने धमकी दी, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ था। ड्रैगन गैंग? कभी नाम नहीं सुना। आर्यन ने लापरवाही से कंधे उचकाए और टाइगर के पास जाकर खड़ा हो गया। चलो, तुम खुद चुन लो, कौन सा पैर तोड़ूं, बायां, दायां या वो बीच वाला? आर्यन की बातें सुनकर टाइगर का चेहरा एकदम बदल गया। उसने डर के मारे अनजाने में अपने दोनों पैर भींच लिए। तीसरा पैर टूटना मतलब मर्दानगी खत्म। क्या हुआ? बड़े लोग चुनाव करने में समय नहीं लगाते, क्या मैं तीनों तोड़ दूं? आर्यन ने एक भौं चढ़ाते हुए पूछा। ठीक है, तो मैं तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। नहीं भाई, नहीं, मैं हार मानता हूँ, मैं अपनी हार मानता हूँ। टाइगर बुरी तरह डर गया। उसने एक भद्दी और कांपती हुई मुस्कान के साथ रहम की भीख मांगी। सिर्फ ये कहने से कि हार मानता हूँ, मैं तुम्हें जाने दूं, इतना आसान है क्या? आर्यन ने एक ठंडी मुस्कान दी। इससे तो मेरी इज्जत का कचरा हो जाएगा ना। बड़े भाई, मुझसे गलती हो गई, बस एक आखिरी मौका दे दो। टाइगर धीरे धीरे पीछे खिसक रहा था। उसे अपने सामने खड़े इस युवक की आंखों में एक असली कातिल नजर आ रहा था। मैं वादा करता हूं कि मैं कभी बदला लेने के बारे में सोचूंगा भी नहीं। टाइगर, मार डालो इसे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, इसे खत्म करो। कोने में पड़ा लकी वर्मा दर्द से पागल हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि टाइगर भीख क्यों मांग रहा है। वह पागलों की तरह चिल्लाया, भाड़ में जा तू! टाइगर दहाड़ा और उसने लकी वर्मा के पेट में जोर से लात मारी। अगर तू कमीना न होता तो क्या आज मेरा हाथ टूटता? आहे! लकी वर्मा दर्द से चीख पड़ा और बेहोश हो गया। साला, थू है तुझ पर! टाइगर ने लकी वर्मा पर थूका, फिर पलटकर आर्यन की तरफ एक दयनीय मुस्कान के साथ देखा। बड़े भाई, मैं गारंटी देता हूं कि यह फिर कभी आपके या मैडम के सामने मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। अब तो ठीक है, क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? हाँ भाई, बिल्कुल, 100%। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। आर्यन ने दूर खड़े सूर्यभान की तरफ इशारा करते हुए सिर हिलाया। तुम अंदर कैसे आए, और तुम्हें किसने बताया कि मैं सुरक्षा विभाग में हूँ? वो मैनेजर। टाइगर ने तुरंत सूर्यभान की तरफ उंगली उठाई और चिल्लाया। तमाशा देख रहा सूर्यभान हक्का बक्का रह गया। उसका नाम बीच में कैसे आ गया? अच्छा, तो ये सब तुम्हारा क्या धरा है, मैनेजर सूर्यभान? आर्यन ने एक बनावटी मुस्कान के साथ सूर्यभान को देखा। अपना गंदा काम किसी और से करवाने की कोशिश कर रहे थे। नहीं नहीं आर्यन, तुम गलत समझ रहे हो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बस। सूर्यभान ने सफाई देने की कोशिश की। टाइगर, है ना तुम्हारा नाम? इसका एक हाथ तोड़ दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। आर्यन ने बहुत ही शांत स्वर में शर्त रखी। हैं, सच में? ठीक है भाई, अभी तोड़ता हूँ। टाइगर एक पल के लिए हैरान हुआ, फिर उसने तुरंत एक बेसबॉल बैट उठाया और एक खूंखार जानवर की तरह सूर्यभान की ओर बढ़ा। टाइगर भाई, यह क्या कर रहे हो? सूर्यभान के चेहरे का रंग उड़ गया। खेल पूरी तरह पलट चुका था। उसने सोचा था कि अगर आर्यन ने टाइगर को मारा तो पूरा ड्रैगन गैंग आर्यन के पीछे पड़ जाएगा। लेकिन अब क्या आर्यन सचमुच टाइगर से उसे पिटवा रहा है? और टाइगर, अपनी जान बचाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। सूर्यभान, हम एक दूसरे को जानते हैं, फिर भी तूने मुझे फंसाने की कोशिश की, मुझे मरवाने के लिए यहाँ बुलाया। आर्यन की बातों ने टाइगर को एहसास दिला दिया था कि उसे इस्तेमाल किया गया है। शुक्र मना कि मैं सिर्फ तेरा एक हाथ तोड़ रहा हूँ, वरना मेरा बस चलता तो मैं तुझे यहीं गाड़ देता। टाइगर भाई, मेरी बात तो सुनो। सूर्यभान पीछे हटने लगा। भाड़ में जा तू और तेरी बात। हाथ आगे कर। टाइगर ने उस पर बेसबॉल बैट घुमाया। सूर्यभान ने खुद को बचाने के लिए छलांग लगाए। जब बचने का कोई रास्ता नहीं दिखा तो उसने भी पलटवार किया। धमाका! टाइगर, जिसका एक हाथ पहले ही टूट चुका था, सूर्यभान के हमले को पूरी तरह रोक नहीं पाया और लड़खड़ा गया। कमीने, तूने मुझे मारने की हिम्मत की। लड़कों, खत्म करो इसे! टाइगर दहाड़ा। जो कोई भी जिंदा बचा है वो यहाँ आए और इस कुत्ते को मार डाले। जी भाई। घायल गुंडे, जो अभी भी चल फिर सकते थे, अपने बॉस का आदेश सुनकर सूर्यभान पर टूट पड़े। सूर्यभान कोई आर्यन नहीं था और वह पहले से ही घायल था। इतने सारे लोगों के हमले के सामने वह ज्यादा देर टिक नहीं पाया और जल्दी ही जमीन पर गिर पड़ा। तेरी इतनी हिम्मत! टाइगर ने बेसबॉल बैट उठाया और पूरी ताकत से सूर्यभान के सिर पर दे मारा। खून के छींटे बिखर गए। कड़क! अगले ही पल टाइगर ने उसका एक हाथ भी तोड़ दिया। बड़े भाई, क्या अब मैं जा सकता हूँ? टाइगर ने आर्यन की ओर मुड़कर डरते हुए पूछा। हाँ, निकल जा। आर्यन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। और सुन, अगर कभी बदला लेने का मन करे तो बेझिझक आ जाना, लेकिन याद रखना, अगली बार रहम नहीं मिलेगा। तीनों पैर तोड़ने के लिए तैयार होकर आना। नहीं भाई, कभी नहीं। तौबा तौबा! टाइगर कांप उठा और उसने जल्दी से इनकार में सिर हिलाया।
उसे भी ले जाओ। आर्यन ने बेहोश पड़े लकी वर्मा की ओर इशारा किया। जी, उठाओ रे इसको, घसीटकर बाहर ले जाओ। टाइगर चिल्लाया और दो गुंडे आगे बढ़े और लकी वर्मा को किसी मरे हुए जानवर की तरह घसीटते हुए बाहर ले गए। टाइगर और उसके आदमियों के जाने के बाद आर्यन खून से लथपथ सूर्यभान के पास गया और नीचे झुककर उसे देखा। तुम्हें सच में लगा था कि तुम मुझसे जीत पाओगे? आर्यन। सूर्यभान दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी नफरत थी। वह आर्यन को कच्चा चबा जाना चाहता था। तुम लोग मैनेजर साहब को अस्पताल ले जाओ और फिर इस जगह को अच्छे से साफ कर दो। आर्यन ने बाकी सुरक्षा गार्डों को आदेश दिया। जी सर। गार्डों ने बिना सवाल किए सिर हिलाया। अब आर्यन के हुक्म को टालने की हिम्मत किसी में नहीं थी। आज से सुरक्षा विभाग का बॉस मैं हूं। आर्यन ने बस इतना कहा और अपने नए केबिन में वापस चला गया। धत्तेरे की, इन लोगों ने मेरा गेम खराब कर दिया। केबिन में वापस आते ही आर्यन फिर से अपने ऑनलाइन गेम में डूब गया, जैसे बाहर कुछ हुआ ही ना हो। बाहर खड़े गार्डों ने सूर्यभान को स्ट्रेचर पर डाला और एक बार मैनेजर के केबिन की ओर देखा। सुरक्षा विभाग की सत्ता अब बदल चुकी थी। आधे घंटे बाद जिया सेक्रेटरी सानिया के ऑफिस में आए और पूरी घटना बताई। क्या? बाहर के गुंडे, सूर्यभान को पीटा गया और अस्पताल भेजा गया। सानिया की भौहें तन गईं। जी मैडम, मैंने सुना है कि वो टाइगर अंडरवर्ल्ड का बड़ा नाम है। आर्यन ने उसे बुरी तरह पीटा है, तो अब बदला लेने के लिए गैंग जरूर आएगा। जिया ने चिंता जताई। और मैनेजर सूर्यभान का क्या? मैनेजर सूर्यभान, सानिया ने जिया को बीच में ही टोक दिया। उसकी आवाज़ बेहद सख्त थी। एचआर को सूचित करो। सुरक्षा मैनेजर रहते हुए सूर्यभान ने बाहरी गुंडों को कंपनी में घुसने दिया और हंगामा होने दिया। ये कंपनी के नियमों का गंभीर उल्लंघन है। उसे तुरंत प्रभाव से नौकरी से निकाल दिया जाए। जी। जिया हैरान रह गई। उसे लगा था कि आर्यन को सजा मिलेगी, लेकिन यहाँ तो सूर्यभान की छुट्टी हो गई। मैडम, अगर सूर्यभान को निकाल दिया गया तो नया सिक्योरिटी मैनेजर कौन बनेगा? क्या तुम्हारे नज़र में कोई काबिल उम्मीदवार है? हम। सानिया का सवाल सुनकर जिया का दिमाग तेजी से चला। पहले सूर्यभान को निकाला और अब ये सवाल। क्या मैडम चाहती हैं कि मैं आर्यन का नाम लूं? मैडम, मुझे लगता है कि आर्यन काफ़ी काबिल हैं। वह कंपनी में सिर्फ एक दिन पुराना है। उसे मैनेजर कैसे बना सकते हैं? सानिया ने सिर हिलाया। और वैसे भी वह मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड है, सिक्योरिटी मैनेजर नहीं। खैर, अभी इस पद को खाली रहने दो, हम बाद में देखेंगे। जी मैडम। जिया समझ गई कि फैसला पेंडिंग है। जाओ और अपना काम करो। जी। जिया के जाने के बाद सानिया ने अपना फ़ोन उठाया। वह आर्यन को कॉल करना चाहती थी, लेकिन फिर रुक गई। वह सचमुच इस आदमी को देखना या उससे बात करना नहीं चाहती थी। हर बार जब वह आर्यन को देखती, उसे गुस्सा आता और दिल की धड़कनें बेकाबू हो जातीं। तभी उसका फ़ोन बज उठा। दीदी। सानिया ने नंबर देखा और तुरंत फ़ोन उठाया। यह उसकी कजिन सिस्टर युक्ति का फ़ोन था। सानिया, कैसी हो? अभी भी दादाजी के घर पर हो? दूसरी तरफ से एक थकी हुई आवाज़ आई। नहीं, मैं ऑफिस आ गई हूँ। सानिया के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। तुम कब वापस आ रही हो? पक्का नहीं पता, शायद आज रात या कल तक। क्या दादाजी सचमुच ठीक हैं? हाँ, वह बिल्कुल ठीक हैं। तुम अपने काम पर ध्यान दो, जल्दी आने की ज़रूरत नहीं है। यार, मरे हुए इंसान को जिंदा करना, ये तो चमत्कार है। जब मैं आऊंगी तो मुझे उस गुरु से ज़रूर मिलवाना जिसने ये किया। गुरु? सानिया का मुंह बन गया। क्या आर्यन कोई गुरु है? वो तो एक नंबर का शैतान है। हम ठीक है, मिलवा दूंगी। वैसे युक्ति, तुम्हारी वो परेशानी सुलझी? नहीं यार, अभी नहीं। वैसे भी मैं शादी नहीं कर रही, देखते हैं आगे क्या होता है। सानिया ने एक गहरी सांस ली। अब उसे समझ आ रहा था कि शादी का दबाव क्या होता है। उसकी अपनी सगाई जो आर्यन से हो रखी थी। अरे वाह, भाई का वो आखिरी मूव क्या गजब था। सिर्फ गजब ही नहीं, एकदम शानदार था। गेम में लड़की की तारीफ सुनकर आर्यन ने भी उसे छेड़ना शुरू कर दिया। अरे पगली, तू मुझे बहुत परेशान करती है। लड़की ने भी इशारा समझा और अपनी मीठी नखरेबाज आवाज में कहा, भाई आप भी ना। हे, आर्यन मुस्कुराया। सच ही कहा है किसी ने, पहाड़ पर 3 साल गुजारो तो जंगली सुअर भी अप्सरा जैसा लगने लगता है। एक सीधा सादा इंसान इस तरह कैद रहकर थोड़ा अजीब हो गया था। उसे तो अब तलवारें भी औरतों से ज्यादा दिलचस्प लग रही थीं। अगर वह वहां 3 साल और रुक जाता तो शायद उसका दिमाग ही पलट जाता। भाई आप तो कमाल हैं। आर्यन गेम में मगन था और बीच बीच में उस लड़की को छेड़ रहा था। तभी दरवाजे से एक जोरदार आवाज आई जिसने उसे चौंका दिया। अरे यार, आर्यन का मूड खराब हो गया। उसने सिर उठाकर देखा तो एक हट्टा कट्टा नौजवान अंदर आ रहा था। तू कौन है बे? भाई मैं विक्रम हूँ, सुरक्षा विभाग का सुपरवाइजर। उस हटे कट्टे नौजवान के चेहरे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान थी। मैं अभी कंपनी में आया तो आपके कारनामों के बारे में सुना। भाई कसम से मैं तो आपका फ़ैन हो गया और सीधे आपके दर्शन करने चला आया। अच्छा, तो कर लिए दर्शन, अब आगे बोलो। आर्यन ने एक भौं चढ़ाई। ये लड़का क्या चाहता था? क्या यह उस मैनेजर सूर्यभान का बदला लेने आया है और उसे बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा है? अरे भाई, आपने तो आते ही पहले दिन उस कमीने सूर्यभान के केबिन पर कब्जा कर लिया और उसे अस्पताल भी पहुंचा दिया। ये तो बहुत ही धाकड़ काम किया आपने। विक्रम ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। तू सुपरवाइजर है तो तू सूर्यभान का ही चमचा होगा, है ना?
आर्यन के पास इधर उधर की बातें करने का समय नहीं था। सीधे बता, मेरे लिए काम करना चाहता है या अपने बॉस का बदला लेना चाहता है? अरे भाई, गलत मत समझो, मेरी और सूर्यभान की बिल्कुल नहीं बनती। उसने मुझे बहुत परेशान किया है। विक्रम ने जल्दी से सफाई दी। आपने उसका बैंड बजा दिया तो आप मेरे भाई हो गए। आज से मैं आपके साथ हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आर्यन सन रह गया। बैठे बिठाए एक चेला मिल गया। उसने विक्रम को ऊपर से नीचे तक देखा और अचानक पूछा, तू फौज में था क्या? भाई, आपकी नज़र तो बाज जैसी है। मैंने कुछ साल कोबरा कमांडो फोर्स में काम किया है। विक्रम ने सीना तानकर जवाब दिया। कोबरा कमांडो? तू कैप्टन रंधावा के साथ था? आर्यन मुस्कुराया। आप कैप्टन रंधावा को जानते हैं? विक्रम की आंखें फटी की फटी रह गईं। हाँ, वो मेरे साथ ही हुआ करता था। आर्यन ने सिर हिलाया। बैठ जा। आपके साथ? आपके साथ? विक्रम का दिमाग चकरा गया। क्या ये लड़का फेंक रहा है? कैप्टन रंधावा कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, वह इसके साथ क्यों होगा? यकीन नहीं आ रहा। हे, रंधावा की छाती पर गोली का एक निशान है, पता है? अगर मैं न होता तो वो गोली उसे उसी दिन ऊपर पहुंचा देती। आर्यन ने सिगरेट निकाली और उसे हवा में उछाल दिया। आप ही वो रक्षक हैं जिसके बारे में रंधावा सर अक्सर बातें करते थे? विक्रम हैरान रह गया, वह पूरी तरह से सन्न था। हाँ, वही हूँ। आर्यन की मुस्कान गहरी हो गई। दुनिया कितनी छोटी है। अब जब तू रंधावा का आदमी है तो मुझे आर्यन भाई कहने में तुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आर्यन भाई, विक्रम ने तुरंत जोश में आकर पुकारा। उसकी आंखों में अब इज्जत साफ दिख रही थी। एक बार शराब के नशे में कैप्टन रंधावा ने उन्हें अपने दिल के पास गोली के निशान की कहानी सुनाई थी और कहा था, अगर वो इंसान न होता तो आज कोबरा फोर्स का नामो निशान मिट गया होता। उस लड़ाई में पूरी यूनिट खत्म हो सकती थी। इस इंसान ने न सिर्फ उनकी जान बचाई थी बल्कि पूरी फोर्स की इज्जत बचाई थी। अगर पहले उसका भाई कहना सिर्फ चापलूसी थी तो अब ये आर्यन भाई दिल से निकला था। हे, आर्यन ने विक्रम के बदले हुए तेवर को भांप लिया और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अब से इस कंपनी में मैं तेरा ध्यान रखूंगा। अगर सूर्यभान ने फिर से तुझे परेशान करने की हिम्मत की तो मुझे बताना, मैं उसे देख लूंगा। वैसे तो मैं भी कम नहीं हूं, लेकिन उसका पद बड़ा है इसलिए दबना पड़ता था। विक्रम हंसा। सच में भाई, आपसे मिलकर मजा आ गया। आर्यन भाई, आज रात फ्री हैं क्या? चलिए ड्रिंक्स मेरी तरफ से। देखता हूँ। आर्यन ने पक्का नहीं किया। अगर उसे सानिया के साथ अकेले रहने का मौका मिला तो वह इस फौजी के साथ बैठकर शराब क्यों पिएगा? ठीक है। विक्रम ने थोड़ी और तारीफों के पुल बांधे, जिससे सुनकर आर्यन का मन खुश हो गया। भाई, लंच का टाइम हो गया है, कैंटीन चलें? हाँ यार, भूख तो मुझे भी लगी है। आर्यन ने सिर हिलाया। ओए लड़कों, सब सुनो, आज से इन्हें आर्यन भाई कहोगे। विक्रम ने केबिन से बाहर निकलते ही जोर से ऐलान किया। आर्यन भाई। कई सुरक्षा गार्ड सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए और आर्यन को इज्जत भरी नजरों से देखने लगे। भाई, ये सब मेरे लड़के हैं। विक्रम ने परिचय कराया। अगर कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बस इन्हें हुक्म दे देना। बढ़िया। आर्यन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। पहले ही दिन कंपनी में उसका सिक्का जम गया था। कैंटीन जाते हुए विक्रम ने उसे सुरक्षा विभाग का पूरा हाल बताया। सूर्यभान के अलावा 3 सुपरवाइजर थे और विक्रम उनमें से एक था। एक सुपरवाइजर सूर्यभान का चमचा था और विक्रम की दूसरे सुपरवाइजर से अच्छी दोस्ती थी, इसलिए वह सूर्यभान के सामने टिका हुआ था। हे, छोटा सा विभाग और इतनी राजनीति। ये सुनकर आर्यन को हंसी आ गई। हाँ भाई, लेकिन आप तो कमाल हैं। पहले ही दिन आपने सूर्यभान को अस्पताल पहुंचा दिया। विक्रम ने अंगूठा दिखाया। अरे नहीं, मैंने उसे नहीं मारा, वो तो उस गुंडे टाइगर ने मारा था। वैसे तुझे टाइगर के बारे में कुछ पता है? आर्यन ने ऐसे पूछा जैसे कोई मामूली बात हो। टाइगर? अंडरवर्ल्ड में उसे टाइगर भाई कहते हैं। वह ड्रैगन गैंग के 4 सबसे खूंखार लोगों में से एक है। ड्रैगन गैंग शहर का एक बड़ा माफिया ग्रुप है और इस इलाके में उनकी बहुत चलती है। विक्रम ने जानकारी दी। भाई, आपने टाइगर को भी धोया है तो थोड़ा संभल कर रहना। वो लोग बदला लेने जरूर आएंगे। हे, जिसे मरने का शौक हो वो आ जाए। आर्यन को रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। चाहे वो ड्रैगन गैंग हो या कोई और, उसके लिए सब बराबर थे। बातें करते हुए वे दोनों कैंटीन पहुंच गए। अंदर घुसते ही आर्यन की आंखें चमक उठी। वाह, कितनी सारी खूबसूरत लड़कियां। भाई, शायद आपको पता ना हो, लेकिन हमारी कंपनी में लड़कों से ज्यादा लड़कियां हैं। और सारी की सारी एक से बढ़कर एक। विक्रम ने धीरे से कान में कहा। और तो और, यहाँ की लड़कियां काफी मॉडर्न और हाई क्लास हैं। वाह, मैं तो बिल्कुल सही जगह आ गया हूँ। आर्यन खुश हो गया। बिना कुछ किए भी ऐसे माहौल में रहना ही जन्नत है। हमारी कंपनी में एक ब्यूटी लिस्ट भी है। अगर आपको दिलचस्पी हो भाई तो मैं बता सकता हूँ। विक्रम ने ऑफर दिया। बता ना यार, एक एक डिटेल बता। आर्यन ने सिर हिलाया, उसे यह गपशप बहुत पसंद आ रही थी। नंबर 1 पर तो ऑफकोर्स हमारी बॉस सानिया मैडम हैं। भाई, आप उनके बॉडीगार्ड हो, कसम से जलन होती है आपसे। दूसरे नंबर पर पीआर डिपार्टमेंट की जिया है। वो बहुत हॉट है। भाई, गलत मत समझना, हॉट मतलब बहुत ही ज्यादा आकर्षक। मुझे हॉट नहीं, मुझे बहुत ज्यादा आकर्षक लड़कियां ही पसंद हैं। आर्यन मुस्कुराया और उसने जिया नाम याद कर लिया।
जैसे ही विक्रम आर्यन को ज्ञान दे रहा था तभी सानिया कैंटीन में दाखिल हुई। उसके आते ही पूरी कैंटीन में सन्नाटा छा गया, यहाँ तक कि विक्रम भी चुपचाप अपनी थाली लेकर पीछे खिसक गया, उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। ये देखकर आर्यन हैरान रह गया, क्या इस कंपनी में सानिया का खौफ इतना ज्यादा था? सानिया को देखकर तुम सब भीगी बिल्ली क्यों बन जाते हो? आर्यन ने पूछा। तू तो कोबरा कमांडो का फौजी है, इतना डरना जरूरी है क्या? भाई, सानिया मैडम का रुतबा ही ऐसा है, विक्रम ने उससे सुधारा। ये डर नहीं, इज्जत है भाई। मैं बहुत कम लोगों की इज्जत करता हूँ और सानिया मैडम उनमें से एक हैं। और आज से आप भी उस लिस्ट में हैं, आर्यन भाई। अरे वाह, भाई का वो आखिरी मूव क्या गजब था। सिर्फ गजब ही नहीं, एकदम शानदार था। गेम में लड़की की तारीफ सुनकर आर्यन ने भी उसे चिढ़ना शुरू कर दिया। अरे पगली, तू मुझे बहुत परेशान करती है। लड़की ने भी इशारा समझा और अपनी मीठी नखरेबाज आवाज में कहा, भाई आप भी ना। हे, आर्यन मुस्कुराया। सच ही कहा है किसी ने, पहाड़ पर 3 साल गुजारो तो जंगली सुअर भी अप्सरा जैसा लगने लगता है। एक सीधा सादा इंसान इस तरह कैद रहकर थोड़ा अजीब हो गया था, उसे तो अब तलवारें भी औरतों से ज्यादा दिलचस्प लग रही थीं। अगर वह वहां 3 साल और रुक जाता तो शायद उसका दिमाग ही पलट जाता। भाई आप तो कमाल हैं। आर्यन गेम में मगन था और बीच बीच में उस लड़की को छेड़ रहा था, तभी दरवाजे से एक जोरदार आवाज आई जिसने उसे चौंका दिया। अरे यार, आर्यन का मूड खराब हो गया। उसने सिर उठाकर देखा तो एक हट्टा कट्टा नौजवान अंदर आ रहा था। तू कौन है बे? भाई मैं विक्रम हूँ, सुरक्षा विभाग का सुपरवाइजर। उस हटे कट्टे नौजवान के चेहरे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान थी। मैं अभी कंपनी में आया तो आपके कारनामों के बारे में सुना। भाई कसम से मैं तो आपका फैन हो गया और सीधे आपके दर्शन करने चला आया। अच्छा तो कर लिए दर्शन, अब आगे बोलो। आर्यन ने एक भौं चढ़ाई। ये लड़का क्या चाहता था? क्या यह उस मैनेजर सूर्यभान का बदला लेने आया है और उसे बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा है? अरे भाई, आपने तो आते ही पहले दिन उस कमीने सूर्यभान के केबिन पर कब्जा कर लिया और उसे अस्पताल भी पहुंचा दिया। ये तो बहुत ही धाकड़ काम किया आपने। विक्रम ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। तू सुपरवाइजर है तो तू सूर्यभान का ही चमचा होगा, है ना? आर्यन के पास इधर उधर की बातें करने का समय नहीं था। सीधे बता, मेरे लिए काम करना चाहता है या अपने बॉस का बदला लेना चाहता है? अरे भाई गलत मत समझो, मेरी और सूर्यभान की बिल्कुल नहीं बनती। उसने मुझे बहुत परेशान किया है। विक्रम ने जल्दी से सफाई दी। आपने उसका बैंड बजा दिया तो आप मेरे भाई हो गए। आज से मैं आपके साथ हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आर्यन सन रह गया। बैठे बिठाए एक चेला मिल गया। उसने विक्रम को ऊपर से नीचे तक देखा और अचानक पूछा, तू फौज में था क्या? भाई आपकी नज़र तो बाज जैसी है। मैंने कुछ साल कोबरा कमांडो फोर्स में काम किया है। विक्रम ने सीना तानकर जवाब दिया। कोबरा कमांडो? तू कैप्टन रंधावा के साथ था? आर्यन मुस्कुराया। आप कैप्टन रंधावा को जानते हैं? विक्रम की आंखें फटी की फटी रह गईं। हाँ, वो मेरे साथ ही हुआ करता था। आर्यन ने सिर हिलाया। बैठ जा। आपके साथ? आपके साथ? विक्रम का दिमाग चकरा गया। क्या ये लड़का फेंक रहा है? कैप्टन रंधावा कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, वह इसके साथ क्यों होगा? यकीन नहीं आ रहा। हे, रंधावा की छाती पर गोली का एक निशान है, पता है? अगर मैं न होता तो वो गोली उसे उसी दिन ऊपर पहुंचा देती। आर्यन ने सिगरेट निकाली और उसे हवा में उछाल दिया। आप ही वो रक्षक हैं जिसके बारे में रंधावा सर अक्सर बातें करते थे? विक्रम हैरान रह गया, वह पूरी तरह से सन्न था। हाँ, वही हूँ। आर्यन की मुस्कान गहरी हो गई। दुनिया कितनी छोटी है। अब जब तू रंधावा का आदमी है तो मुझे आर्यन भाई कहने में तुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आर्यन भाई, विक्रम ने तुरंत जोश में आकर पुकारा। उसकी आंखों में अब इज्जत साफ दिख रही थी। एक बार शराब के नशे में कैप्टन रंधावा ने उन्हें अपने दिल के पास गोली के निशान की कहानी सुनाई थी और कहा था, अगर वो इंसान न होता तो आज कोबरा फोर्स का नामो निशान मिट गया होता। उस लड़ाई में पूरी यूनिट खत्म हो सकती थी। इस इंसान ने न सिर्फ उनकी जान बचाई थी बल्कि पूरी फोर्स की इज्जत बचाई थी। अगर पहले उसका भाई कहना सिर्फ चापलूसी थी तो अब ये आर्यन भाई दिल से निकला था। हे, आर्यन ने विक्रम के बदले हुए तेवर को भांप लिया और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अब से इस कंपनी में मैं तेरा ध्यान रखूंगा। अगर सूर्यभान ने फिर से तुझे परेशान करने की हिम्मत की तो मुझे बताना, मैं उसे देख लूंगा। वैसे तो मैं भी कम नहीं हूं, लेकिन उसका पद बड़ा है इसलिए दबना पड़ता था। विक्रम हंसा। सच में भाई, आपसे मिलकर मजा आ गया। आर्यन भाई, आज रात फ्री हैं क्या? चलिए ड्रिंक्स मेरी तरफ से। देखता हूँ। आर्यन ने पक्का नहीं किया। अगर उसे सानिया के साथ अकेले रहने का मौका मिला तो वह इस फौजी के साथ बैठकर शराब क्यों पिएगा? ठीक है। विक्रम ने थोड़ी और तारीफों के पुल बांधे जिसे सुनकर आर्यन का मन खुश हो गया। भाई लंच का टाइम हो गया है, कैंटीन चलें? हाँ यार, भूख तो मुझे भी लगी है। आर्यन ने सिर हिलाया। ओए लड़कों, सब सुनो, आज से इन्हें आर्यन भाई कहोगे। विक्रम ने केबिन से बाहर निकलते ही जोर से ऐलान किया। आर्यन भाई। कई सुरक्षा गार्ड सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए और आर्यन को इज्जत भरी नजरों से देखने लगे। भाई, ये सब मेरे लड़के हैं। विक्रम ने परिचय कराया। अगर कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बस इन्हें हुक्म दे देना। बढ़िया। आर्यन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया।
पहले ही दिन कंपनी में उसका सिक्का जम गया था। कैंटीन जाते हुए विक्रम ने उसे सुरक्षा विभाग का पूरा हाल बताया। सूर्यभान के अलावा 3 सुपरवाइजर थे और विक्रम उनमें से एक था। एक सुपरवाइजर सूर्यभान का चमचा था और विक्रम की दूसरे सुपरवाइजर से अच्छी दोस्ती थी, इसलिए वह सूर्यभान के सामने टिका हुआ था। हे छोटा सा विभाग और इतनी राजनीति। ये सुनकर आर्यन को हंसी आ गई। हाँ भाई, लेकिन आप तो कमाल हैं। पहले ही दिन आपने सूर्यभान को अस्पताल पहुंचा दिया। विक्रम ने अंगूठा दिखाया। अरे नहीं, मैंने उसे नहीं मारा, वो तो उस गुंडे टाइगर ने मारा था। वैसे तुझे टाइगर के बारे में कुछ पता है? आर्यन ने ऐसे पूछा जैसे कोई मामूली बात हो। टाइगर, अंडरवर्ल्ड में उसे टाइगर भाई कहते हैं। वह ड्रैगन गैंग के 4 सबसे खूंखार लोगों में से एक है। ड्रैगन गैंग शहर का एक बड़ा माफिया ग्रुप है और इस इलाके में उनकी बहुत चलती है। विक्रम ने जानकारी दी। भाई, आपने टाइगर को भी धोया है तो थोड़ा संभल कर रहना। वो लोग बदला लेने जरूर आएंगे। जिसे मरने का शौक हो वो आ जाए। आर्यन को रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। चाहे वो ड्रैगन गैंग हो या कोई और, उसके लिए सब बराबर थे। बातें करते हुए वे दोनों कैंटीन पहुंच गए। अंदर घुसते ही आर्यन की आंखें चमक उठी। वाह, कितनी सारी खूबसूरत लड़कियां। भाई, शायद आपको पता ना हो, लेकिन हमारी कंपनी में लड़कों से ज्यादा लड़कियां हैं, और सारी की सारी एक से बढ़कर एक। विक्रम ने धीरे से कान में कहा। और यहाँ की लड़कियां काफी मॉडर्न और हाई क्लास हैं। वाह, मैं तो बिल्कुल सही जगह आ गया हूँ। आर्यन खुश हो गया। बिना कुछ किए भी ऐसे माहौल में रहना ही जन्नत है। हमारी कंपनी में एक ब्यूटी लिस्ट भी है, अगर आपको दिलचस्पी हो भाई तो मैं बता सकता हूँ। विक्रम ने ऑफर दिया। बता न यार, एक एक डिटेल बता। आर्यन ने सिर हिलाया, उसे यह गपशप बहुत पसंद आ रही थी। नंबर 1 पर तो ऑफकोर्स हमारी बॉस सानिया मैडम हैं। भाई, आप उनके बॉडीगार्ड हो, कसम से जलन होती है आपसे। दूसरे नंबर पर पीआर डिपार्टमेंट की जिया है। वो बहुत हॉट है। भाई, गलत मत समझना, हॉट मतलब बहुत ही ज्यादा आकर्षक। मुझे हॉट नहीं, मुझे बहुत ज्यादा आकर्षक लड़कियां ही पसंद हैं। आर्यन मुस्कुराया और उसने जिया नाम याद कर लिया। जैसे ही विक्रम आर्यन को ज्ञान दे रहा था तभी सानिया कैंटीन में दाखिल हुई। उसके आते ही पूरी कैंटीन में सन्नाटा छा गया। यहाँ तक कि विक्रम भी चुपचाप अपनी थाली लेकर पीछे खिसक गया, उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। ये देखकर आर्यन हैरान रह गया, क्या इस कंपनी में सानिया का खौफ इतना ज्यादा था? सानिया को देखकर तुम सब भीगी बिल्ली क्यों बन जाते हो? आर्यन ने पूछा। तू तो कोबरा कमांडो का फौजी है, इतना डरना जरूरी है क्या? भाई, सानिया मैडम का रुतबा ही ऐसा है। विक्रम ने उसे सुधारा। ये डर नहीं, इज्जत है भाई। मैं बहुत कम लोगों की इज्जत करता हूँ और सानिया मैडम उनमें से एक हैं। और आज से आप भी उस लिस्ट में हैं आर्यन भाई। सानिया को अपने प्राइवेट केबिन की तरफ जाते देख आर्यन एक पल के लिए हिचकिचाया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़कर उसे हाय हेलो बोले। अरे भाई, पहले ही दिन उसने सिक्योरिटी मैनेजर को पीटकर अस्पताल पहुंचा दिया था। अगर सानिया को अभी पता चल गया तो क्या वो उसे धक्के मारकर बाहर नहीं निकाल देगी? उसने फैसला किया अभी सानिया से नजरें चुराना ही बेहतर है, शाम को काम के बाद देखा जाएगा। लगभग 15-20 मिनट बाद दोनों ने अपना खाना खत्म किया और कंपनी में टहलने लगे। आर्यन भाई, ये पीआर डिपार्टमेंट है, यहाँ कंपनी की सबसे सुंदर लड़कियां काम करती हैं। उसके बाद मार्केटिंग डिपार्टमेंट और फिर एचआर। विक्रम टूर गाइड की तरह सब कुछ बता रहा था। अरे मैनेजर विक्रम। अचानक एक महिला की आवाज आई। भाई, ये जिया है। विक्रम ने धीरे से आर्यन के कान में फुसफुसाया और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। नमस्ते मैनेजर जिया, क्या हालचाल हैं? जिया, कल्याणी ग्रुप की दूसरी सबसे खूबसूरत महिला। वाकई गजब है। आर्यन की आंखें हल्की सी चमक उठीं। वह एक ऐसी महिला थी जिसमें परिपक्वता और खूबसूरती का नशा था, बिल्कुल पके हुए आम की तरह मीठी और रसीली। विक्रम जी, मुझे कुछ काम के लिए बाहर जाना है, क्या आप 2 सुरक्षा गार्ड्स का इंतजाम कर सकते हैं? जिया ने अपनी रेशमी आवाज में कहा। अरे, किसी और का इंतजाम क्यों करना, मैं खुद आपके साथ चलूंगा। विक्रम ने अपनी बात खत्म की और आर्यन को आंख मारी। आर्यन भाई, आपके पास टाइम है ना? हाँ बिल्कुल। आर्यन इशारा समझ गया। मौका भी है और दस्तूर भी। तो फिर ठीक है जिया जी, मैं और आर्यन भाई आपके साथ चलेंगे। विक्रम ने जिया से कहा। ओह, मैं परिचय कराना तो भूल ही गया। ये है मिस्टर आर्यन, सानिया मैडम के पर्सनल बॉडीगार्ड। ओह, आप सानिया मैडम के बॉडीगार्ड हैं? जिया ने आर्यन को ऊपर से नीचे तक एक पार की नज़र से देखा और अपना गोरा मखमली हाथ आगे बढ़ाया। मैं जिया हूँ, पीआर मैनेजर। नमस्ते जिया जी, आगे से मेरा ख्याल रखिएगा। आर्यन ने अपनी सबसे आकर्षक मुस्कान के साथ जिया का हाथ थामा और अपनी उंगलियों से उसकी हथेली को बहुत ही हल्के से सहलाया। जिया ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं, उसके होठों पर एक हल्की शरारती मुस्कान आ गई। ये लड़का शरीफ तो बिल्कुल नहीं लगता। आप तो मैडम के खास आदमी हैं, मैं आपका ख्याल कैसे रख सकती हूँ? उल्टा आपको मेरा ख्याल रखना चाहिए। जिया जी मजाक कर रही हैं, मैं तो बस एक नया कर्मचारी हूँ। आर्यन ने थोड़ा फ्लर्ट किया, लेकिन हद पार नहीं की। उसने धीरे से उसका हाथ छोड़ दिया। बगल में खड़ा विक्रम अंदर ही अंदर जल रहा था। सच में हैंडसम होने के अपने ही फायदे हैं।
जब वह पहली बार जिया से मिला था तो उसे ऐसा कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला था। जिया ने बस उसका हाथ छुआ भर था, कोई कट नहीं, कोई जादू नहीं। वैसे पुराने जमाने में आप जैसे लोग महारानी के सबसे करीबी होते थे। जिया ने छेड़ा, महारानी के करीबी मतलब वो जिनके वो नहीं होते थे। आर्यन ने हंसते हुए पूछा। हे, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। जिया इतनी जोर से हंसी कि उसकी हंसी पूरे कॉरिडोर में गूंज गई। उसके हंसने से उसका सुडौल शरीर जिस तरह हिल रहा था, उसने आर्यन और विक्रम दोनों का ध्यान खींच लिया। विक्रम ने तो चुपके से थूक भी निगल लिया। अच्छा, अब मैं आप लोगों से बातें नहीं करूंगी, मुझे कुछ तैयारी करनी है, निकलते समय आपको कॉल करूंगी। जिया ने उनकी भूखी नजरें देख ली थीं, लेकिन उसे बुरा नहीं लगा, उसे इसकी आदत हो चुकी थी। जैसे ही जिया वहां से गई, आर्यन ने अपनी नजरें हटा लीं। बस भाई, अब घूरना बंद कर, वो जा चुकी है। आर्यन भाई कैसा लगा? विक्रम ने कोहनी मारते हुए पूछा। ठीक है, सानिया जितनी खास तो नहीं, पर बुरी नहीं है। आर्यन ने ऐसे कहा जैसे ये कोई बड़ी बात ना हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्रम की बोलती बंद हो गई। भाई साहब फेंकने में तो उस्ताद हैं। सानिया का हाथ पकड़ना तो दूर, हम तो उसके पास खड़े होने के सपने भी नहीं देख सकते। लेकिन यह औरत वाकई कमाल की है। आर्यन ने फिर जोड़ा। एकदम मक्खन जैसी है। हे, विक्रम के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। यही वो देवी है जिसके सपने हमारी कंपनी का हर मर्द देखता है। सानिया मैडम से भी ज्यादा? आर्यन ने हैरानी जताई। अरे बिल्कुल, सानिया मैडम तो स्वर्ग की अप्सरा जैसी हैं, इतनी ऊंची कि हम जैसे इंसान उन्हें छूने की सोच भी नहीं सकते। उनके लिए मन में डर और इज्जत है। लेकिन जिया अलग है, वो थोड़ी पहुंच में लगती है। विक्रम ने फिलॉसफी झाड़ी। वैसे आर्यन भाई, आपको कैसी लड़कियां पसंद हैं? लंबे लहराते बाल? बस सिर्फ यही एक शर्त? नहीं, 3 शर्तें हैं। 3? वो कैसे? विक्रम कंफ्यूज हो गया। बड़ी आंखें, लहराते बाल और लंबी हाइट। आर्यन ने जानबूझकर गोलमोल जवाब दिया। वाह भाई, आपकी पसंद तो शाही है। विक्रम समझ गया और उसने अंगूठा दिखाया। जिया इस लिस्ट में एकदम फिट बैठती है। हो सकता है बाद में जब हम बाहर जाएं तो आपको उसे और करीब से जानने का मौका मिले। करीब से मतलब कितना करीब? अरे भाई, आप तो बहुत थरकी निकले। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। 1 घंटे बाद तीनों कंपनी की गाड़ी से बाहर निकले। रॉयल ज्वेलर्स ने हमसे 30 लाख का माल उधार लिया था और 1 महीने से ज्यादा हो गया, अभी तक पेमेंट नहीं की। रास्ते में जिया ने अपनी यात्रा का मकसद समझाया। आज हम वही पैसा वसूलने जा रहे हैं। रॉयल ज्वेलर्स? वो तो हमारे पुराने क्लाइंट हैं, हमेशा टाइम पर पेमेंट करते थे। विक्रम ने गाड़ी चलाते हुए हैरानी जताई। मैंने पता करवाया है, अब रॉयल ज्वेलर्स का मालिक पुराना वाला नहीं है, बल्कि उसका भाई करण है। जिया ने बताया। जब हमने माल भेजा था तब हमें इस बदलाव का पता नहीं था, इसीलिए अब पंगा हो गया है। अच्छा, तो ये बात है। माल लिया है तो पैसा तो देना ही पड़ेगा। विक्रम ने तेवर दिखाए। चाहे कोई भी मालिक हो, हमारा पैसा नहीं रोक सकता। ये पैसा आसानी से नहीं मिलेगा। जिया ने मायूसी से कहा। वरना मुझे खुद पीआर संभालने के लिए नहीं भेजा जाता। जब हम वहां पहुंचे तो प्लीज कोई जल्दबाजी मत करना और न ही गुस्सा करना। बस जैसा मैं कहूं वैसा करना। ठीक है मैडम, समझ गया। विक्रम ने सिर हिलाया, फिर उसे कुछ याद आया। आर्यन भाई, आप भी शांत रहिएगा, कोई मार धाड़ नहीं। अरे यार, तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या मेरी शक्ल पर लिखा है कि मैं गुंडा हूं? मैं तो हमेशा प्यार से बात करके लोगों का दिल जीतता हूं। आर्यन ने चिढ़ने का नाटक किया। और वैसे भी मैं यहाँ जिया जी की सुरक्षा के लिए आया हूँ, वसूली भाई बनने नहीं। हे, आप बातें बनाने में बहुत माहिर हैं। जिया हंस पड़ी। सच बताए, आपने सानिया मैडम को कैसे पटाया? क्या सिर्फ अपनी इन मीठी बातों से? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपनी बातों से नहीं, बल्कि अपने जानलेवा लुक्स से काम चलाता हूँ। आर्यन ने बहुत ही गंभीरता से जवाब दिया। हा। जिया और जोर से हंस पड़ी। यह आदमी वाकई बहुत दिलचस्प था। 20 मिनट बाद वे तीनों रॉयल ज्वेलर्स के ऑफिस पहुंचे और नए मालिक करण से मिले। मिस्टर करण, मैं पिछली पेमेंट के सिलसिले में आई हूँ। नमस्ते दुआ के बाद जिया ने अपनी पेशेवर मुस्कान के साथ बात शुरू की। पिछली पेमेंट? हाँ, जो माल 1 महीने पहले डिलीवर हुआ था। देखिए मैडम, पुरानी बातें पुरानी हो गईं, अब मैं इंचार्ज हूँ। करण, जो अब तक मुस्कुरा रहा था, अचानक गंभीर हो गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई। आजकल धंधा मंदा चल रहा है, पेमेंट के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। मिस्टर करण, हमारा और रॉयल ज्वेलर्स का रिश्ता बहुत पुराना है, हमने हमेशा। मैंने कहा न, जो बीत गया सो बीत गया, अब नियम मेरे चलेंगे। करण थोड़ा आगे झुका, उसकी ललचाई नजरें पहले जिया के खूबसूरत चेहरे पर टिकी और फिर धीरे धीरे नीचे सरकती गईं। उसकी आंखों में बेशर्मी साफ झलक रही थी। हाँ, अगर जिया मैडम चाहें तो पेमेंट मिल सकती है। क्यों ना आज रात हम साथ में डिनर करें? मैं वादा करता हूं कि कल सुबह सबसे पहले आपका चेक साइन कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जिया का चेहरा थोड़ा उतर गया। इन शब्दों का मतलब एकदम साफ था। आज रात डिनर, कल सुबह पेमेंट, और बीच की रात में क्या होगा ये समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं था। सीधे शब्दों में कहूं तो ये घटिया आदमी उसके साथ सोना चाहता था। 1 रात के बदले 30 लाख। बुरा सौदा नहीं है ना?
करण के चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान थी। इतनी कीमत तो बड़ी बड़ी हीरोइनों को भी नहीं मिलती। मिस्टर करण, आप मजाक कर रहे हैं। मैं जिया ने अपनी मुस्कान बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन उसे घिन आ रही थी। मजाक? अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो आज तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। करण की आवाज़ सख्त और ठंडी हो गई। मेरे सामने सती सावित्री बनने का नाटक मत करो। पीआर वाले क्या करते हैं मुझे नहीं पता क्या? तुम्हारा काम ही है लोगों को खुश करना, है ना?